गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग कृषि प्रसार की इस क्लास में हमको देख पा रहे हैं, ये क्लास बेसिकली कृषि प्राविधिक सहायक एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए है। क्लास 1 और 2 हम लोग पहले से देख चुके हैं। ये पार्ट 3 के रूप में हम आपके बीच आए हुए हैं। ये जो आज हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, पिछली जो क्लासेस हुई थी उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। कल टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, उसको मैं आज लेकर के आया हूं। काफ़ी बच्चे परेशान भी हुए जो पर्सनली मेरे को मैसेज किए कि सर आज किस वजह से क्लास नहीं हो पाई। तो कल एक्चुअली क्या है, हमारी जो संस्था जहां से ऑर्गेनाइज की जा रही है वहाँ की मार्केट ऑफ रहती है वेडनेसडे को, तो टेक्निकल इशू की वजह से काम संचालित नहीं हो पाया। आज हम बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के जो टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे। तो उस एक्सटेंशन एजुकेशन में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन के बारे में देखा था। एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ उद्देश्य पर हम लोग बात किए थे कि इसके उद्देश्य क्या हैं। आज हम बात करते हैं कि इनको अगर अपनाया जाए, ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, अगर वास्तव में इसको जमीनी संगठन पर उतारा जाए तो इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। उन प्रिंसिपल्स में हम क्या एनालिसिस करेंगे, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे आप यूपीपीसीएस में जो वैकेंसीज आती हैं, एसटीए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, एसडीएओ सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये जो वर्कर होते हैं एक्सटेंशन वर्कर, जैसे केबीके होता है हमारे यहाँ, जैसे गोला गोकर्णनाथ में अलीगंज रोड पे एक केबीके है, कृषि विज्ञान केंद्र, 2005 में स्टेबल हुआ था। अगर हम बात करें पूरे इंडिया में 731 केबीके हैं एट प्रेजेंट। तो जो केबीके होते हैं उन पर एसएमएस की पोस्ट होती है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, ठीक है। वो एसएमएस क्या करते हैं, जो कृषि की जानकारी होती है वो किसानों तक पहुंचाते हैं। तो वो कृषि की जानकारी किसानों तक कैसे पहुंचाते हैं, किसान कुछ तो पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको कैसे समझाओगे उनकी भाषा में। तो वही यहाँ पर प्रिंसिपल्स कुछ दिए गए हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। अगर इसको अंग्रेजी में हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक सेकेंड, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा में कुछ सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। अगर ये सिद्धांत हम फॉलो करेंगे तभी जाके ग्रामीण लोगों को हम जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि अगर मान लो आप पढ़ी लिखी भाषा में बात करोगे, उसको समझ में नहीं आएगा, वो आपके ओर अटेंशन नहीं लेगा। जैसे देखा होगा कभी चुनावी प्रचार होता है तो मान लो आपके क्षेत्र में कोई बड़ा सा लीडर आने वाला होता है, तो उसके पहले भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ में एक अचानक सा अनाउंसमेंट होता है कि सुनो सुनो मंत्री जी आ रहे हैं। तो जितनी भी पब्लिक इकट्ठा होती है सबका अटेंशन किधर जाता है, उस लाउड स्पीकर की तरफ कि कौन आ रहा है देखें। तो ऐसे यहाँ पर होता है कि अगर हम अटेंशन नहीं पैदा कर पाए किसी व्यक्ति के अंदर तो वो उसका डिजायर ही नहीं होगा, ना ही वो एक्शन करेगा उन चीज़ों पर। तो कुछ प्रिंसिपल निर्धारित किए गए हैं एक्सटेंशन सब्जेक्ट में। तो पहला जो प्रिंसिपल होता है उसका नाम है अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत। अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट। अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? तो जो पहला हमने लिखा प्रिंसिपल कि अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, अगर मान लो किसी भी किसान को अगर हाइब्रिड धान की जरूरत है, हाइब्रिड राइस की वैरायटी की जरूरत है, तभी वो उसके प्रचार में या उसके अनाउंसमेंट में अभिरुचि लेगा, इंटरेस्ट लेगा। अगर कोई किसान धान नहीं लगा रहा होगा तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा, चाय समोसा का उपयोग करके वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर पहला क्या होता है कि उसकी आवश्यकता भी होनी चाहिए। अगर उसकी नीड नहीं है किसी व्यक्ति को तो वो फालतू में आपकी बातों को नहीं सुनेगा। तो पहला प्रिंसिपल क्या कह रहा, अगर उस व्यक्ति के अंदर आवश्यकता है किसी चीज को जानने की, तभी वो आपकी बातों को क्या करेगा, दिलचस्पी लेगा, उसके अंदर क्या होगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। अब मान लो आप एक एग्रीकल्चर में हो,
प्राइवेट नौकरी कर रहे हो किसी वायर क्रॉप की इंसेक्टिसाइड एजेंसी में। अब वायर क्रॉप ने आपको दे दिया कोई इंसेक्टिसाइड, आप कह रहे हैं, उसने बोल दिया किसानों को बेचना है। अब आप कैसे बेचोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किसानों के बीच जाओगे, उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करोगे, अभिरुचि पैदा करोगे, तब उस प्रोडक्ट की आवश्यकता उनको पता चलेगी कि क्या हम इसका उपयोग करके लाभ में आ सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा कि लोगों के दिलों पर राज करना, मतलब उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना। ये आप कैसे पैदा कर सकते हैं, ये आपका कैरेक्टर है। ठीक है, एक्सटेंशन में यही सिखाया जाता है कि कैसे बात करें। ठीक है, पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा जो प्रिंसिपल होता है सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत। सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई लड़का गाजियाबाद का है और उसको बलिया के क्षेत्र में पोस्टिंग मिल गई। बलिया के किसानों को वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। और गाजियाबाद का लड़का है तो उसके जो बोलने का तरीका, उसका जो कल्चरल है वो डिफरेंस होगा कहाँ से, बलिया के लड़कों से या बलिया के किसानों से। तो सबसे पहले उसको मेंटेन करना है, वो कल्चरल डिफरेंस है, जो सांस्कृतिक विभिन्नता है उसको ये मेंटेन करना। मान लो वो एक किसी अन्य धर्म से संबंधित है, मान लो किसी धर्म का वो व्यक्ति है और जिस कम्युनिटी में वो गया उसका विपरीत धर्म मिल गया यहाँ पर, तो सबसे पहले उसको यहाँ पर क्या बनना चाहिए, उसको सेकुलर होना चाहिए। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष बातें होनी चाहिए, तभी वो बातें उसकी वहां पर सुनी जाएंगी। मान लो कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति किसी सिख धर्म में जाके कोई अपनी हिंदू धर्म की बातों को ज्यादा हाईलाइट करेगा, तो क्या सिख धर्म उसकी बातों को अडॉप्ट करेगा? नहीं अडॉप्ट कर पाएगा ना। तो सबसे पहले अपने अंदर क्या करना है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं जो हैं अपने अंदर उनको बैलेंस करना है, तभी हमारी बात को कोई दिल से समझ पाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हम समझ गए। तीसरा बात करते हैं अनुकूलता का सिद्धांत। क्या बात करते हैं? अनुकूलता, एडॉप्टेशन, अनुकूलता का सिद्धांत। अब अनुकूलता का सिद्धांत क्या है? मान लो कोई ऐसी किसान की कम्युनिटी है जो बहुत ही ज्यादा गरीबी से जीवन यापन अपना कर रही है। अब आप जाओ और बोलो कि ऑस्ट्रेलिया का ये ट्रैक्टर आया हुआ है, 200 एचपी का है, आप इसको परचेज कर लो। वो 1-2 बीघे वाला किसान वो ऑस्ट्रेलिया के 200 एचपी ट्रैक्टर को कैसे अडॉप्ट कर पाएगा? तो यहां पर होता है एडॉप्टेबिलिटी का मतलब कि उसकी हैसियत से अगर हम कोई जानकारी या उसके हैसियत से कोई योजनाएं हम उस तक पहुंचाएंगे तो वो इसको क्या करेगा, अनुकूलता, उसको एडॉप्ट करेगा चीजों को। अगर उसके काम की चीजें नहीं है तो वो क्यों एडॉप्ट करेगा, या उसकी औकात से बाहर की चीजें हैं तो उसको क्यों एडॉप्ट करेगा। यही हमको सीख लेना है कि हम किस कम्युनिटी में जा रहे हैं कि ताकि अनुकूलता बने। जैसे मान लो कोई बच्चे की मार्केट है, कोई ऐसी कम्युनिटी है जहां बच्चे ज्यादा रह रहे हैं, हम वहां पहुंच गए और वहां हम महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन वाली चीजों की बिक्री करने की बात करने लगे, क्या उस कम्युनिटी में वो चीजें अडॉप्ट होंगी? नहीं होंगी। अगर मान लो कोई महिलाओं की कम्युनिटी है, हम पुरुषों के जो प्रसाधन की चीजें होती हैं उनकी बिक्री करने के लिए पहुंच जाएं तो क्या वो अडॉप्ट होंगी? नहीं होंगी। तो जैसी कम्युनिटी होगी वैसी ही अगर हम योजनाएं या किसी जानकारी को पहुंचाएंगे तो वो क्या होगा, वहां पर उस चीज का अनुकूलता का जो कॉन्सेप्ट है वो जमेगा बढ़िया। तो तीसरा हमने क्या बताया, अनुकूलता का सिद्धांत। उसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर पे कौन सा सिद्धांत हमारा आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेतृत्व का सिद्धांत। अगर कोई भी योजना चलाई जा रही है या कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो उसमें नेतृत्व जो है बहुत बड़ा रोल पैदा करता है। तो नेतृत्व का सिद्धांत क्या है? मान लो कोई गेहूं की बुंदेलखंड का क्षेत्र है और वहां गेहूं की ऐसी वैरायटी या धान की ऐसी, धान का उदाहरण हम लेते हैं बुंदेलखंड के रीजन में, मान लो बुंदेलखंड का क्षेत्र है और धान की ऐसी वैरायटी हमने डेवलप कर ली जो कम पानी चाहता है। ठीक है, तो कम पानी चाहता है, वो वैरायटी हमारे नेतृत्व में डेवलप की गई। अब हमारा एक और नेतृत्व है कि हमने वैरायटी जो डेवलप कर दी, अब एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन ऑफिसर का क्या नेतृत्व है, उस वैरायटी को किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसका पूरे प्रोग्राम का जो लीडरशिप होगा, जो नेतृत्व करेगा, वो बहुत ज्यादा रोल अदा करेगा। कि अगर नेतृत्व करता ही अपने आप में हार मान लेगा तो वो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकेगा। तो नेतृत्व का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सहयोग का सिद्धांत। अब सहयोग की बात क्या है, जैसे मान लो हम अगर किसानों का
कुछ अच्छा भला चाहेंगे तो किसान हमारा सहयोग भी करेगा। उदाहरण के तौर पे हम मान लो कोई किसान की जो योजनाएं हैं, किसी गांव में हम जाके योजना का प्रसार करना चाहते हैं तो मुखिया जी का घर पहले हम पकड़ते हैं, प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, गांव के जो वरिष्ठ लोग जिनकी लोग बात मानते हैं। तो मान लो हम मुखिया जी को प्रसन्न कर दिए, अपनी अपनी छाप छोड़ दिए मुखिया जी पर, अपनी योजनाओं को लेकर गए तो मुखिया जी इतना प्रसन्न हो गए, हमको डोर टू डोर प्रचार करवा दिए उस योजना का, या पूरे गांव को इकट्ठा कर लिए अपने घर पे, और हमारे जो जिस कार्यक्रम के लिए हम गए थे वो हम इजीली पूरे गांव से मिल लिए और अपना कार्यक्रम कम संपन्न कर लिए। तो सबसे बड़ा मैटर करता है कि हम जिस किसी को भी किसी भी योजना के बारे में बता रहे हैं उसको संतुष्ट करना हमारा बहुत अच्छा रोल होता है। जब वो संतुष्ट होगा तभी वो हमारा सहयोग करेगा। उदाहरण के तौर पे हम दो दोस्त हैं, मान लो एक दोस्त हमें फायदा दे रहा है तभी हम उसका सहयोग कर रहे हैं, जिस दिन वो फायदा देना बंद कर देगा हम सहयोग देना बंद कर देंगे। तो अपनी दोस्ती से ही हम सहयोग का सिद्धांत सीख सकते हैं। सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं संतुष्ट का सिद्धांत या संतुष्टि का सिद्धांत। संतुष्टि का सिद्धांत, अब ये सोच रहे होगे कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, मैं गाथा, ऐसे थोड़ी ना पेपर में कुछ आता है। आजकल का एग्जाम का लेवल वो हो गया है कि कुछ भी सोच नहीं सकते हो कि क्या पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। अब आपको 3 दे देगा, एक नहीं वाला दे देगा, आप क्या करोगे? तो कुल मिला के आपको इसके अंदर आपको समझाना नहीं, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको बस ये नाम याद कर लेने हैं। वहां आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में आपको टिक करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको स्किप नहीं करना, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है? नहीं तो मैं भी समय नहीं खराब करता। तो ये संतुष्टि का सिद्धांत हो गया, सहयोग का सिद्धांत हो गया, नेतृत्व का सिद्धांत हो गया, अनुकूलता का, सांस्कृतिक विभिन्नता का, उसके बाद अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत। ये हम लोगों ने 6 प्रकार के सिद्धांत पर चर्चा कर लिए। आप इसको लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अन्य कुछ टॉपिक पर चर्चा करते हैं, जो इसके और भी कुछ सिद्धांत बचे हुए उनको पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर एंट्री करते हैं, ठीक है? इसको लिख लिया? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट हमारा रहेगा 7th नंबर का संपूर्ण परिवार का सिद्धांत। संपूर्ण परिवार का सिद्धांत, अब अगर हम बात करें कि संपूर्ण परिवार का सिद्धांत ये क्या मतलब हो गया, तो जैसे आप देखते होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह गांव में चलता है, उस ग्रुप को लीड कौन करता है? महिलाएं करती हैं गांव की। तो जब कभी भी हम कोई भी प्लान को बहुत ज्यादा एक्सपेंस करने का प्लान अगर बनाएं तो हमें संपूर्ण फैमिली को बांधना होगा। जैसे घर में सबसे पहले लेडीज पर छाप छोड़नी होगी और वो लेडीज या बच्चा अपने पूरे घर को मैनेज कर लेगा। मान लो आप कहीं गए किसी किसान के घर और वो किसान खेत पर है, नहीं मिला, तो उसके घर पे जो भी लेडी पर्सन है आप उसको उस योजना के बारे में बताओगे, अच्छे से डील करोगे, और वो लेडी अगर आपकी बात को समझ गई तो डेफिनेटली उसके जो हस्बैंड होंगे या भाई होंगे, पापा होंगे, वो तो मानेंगे ही मानेंगे, क्योंकि परिवार का जो होम मिनिस्ट्री होता है वो कौन सा होता है? घर ही होता है, ठीक है? बच्चे और बीवी साथ मिलकर अगर मनाएगी तो पापा या पति डेफिनेटली मान जाएंगे। तो यहाँ पर पूरे परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है, तभी हम किसी भी योजना का 100% फैलाव देख पाएंगे। तो संपूर्ण परिवार का सिद्धांत हमने देख लिया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि संगठन का जमीनी स्थान या संगठन का जमीनी स्तर, ठीक है? क्या देखेंगे? संगठन का जमीनी स्तर। कोई भी संगठन चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसका जमीनी स्तर होना बहुत जरूरी है। पता चला आप गांव में जा रहे हो और अंग्रेजी झोंक रहे हो बहुत तेजी से, तो गांव का किसान जो है बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की ओर नहीं कूच करता है, तो उसी के लहजे में अपने संगठन का जो स्तर है जमीनी होना चाहिए। कहने का मतलब जो एक्सटेंशन वर्कर हैं उनके बात करने का तरीका, जो संगठन का मोटो होना चाहिए, वो एक संगठन का जो मोटो होना चाहिए वो जमीन स्तर पर होना चाहिए। कहने का मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला संगठन होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो संगठन का कैसा स्तर होना चाहिए? जमीनी स्तर होना चाहिए। यहां तक अपने बात को समझ गए।
अब हम लोगों ने 7-8 प्रकार के कॉन्सेप्ट को हमने देखा जो प्रिंसिपल हैं। 9 नंबर की हम बात करते हैं तो भागीदारी का सिद्धांत। भागीदारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है भागीदारी का सिद्धांत? मान लो आप कोई एग्रीकल्चर का कोई प्रोग्राम है, आप कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पर या किसी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के तहत आप कोई भी प्रोग्राम चला रहे हो, तो जैसे आपके जो संगठन में जो लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे वो आपस में भागीदारी करके ही अगर किसी काम को संपन्न करेंगे तभी ये काम किसानों तक बहुत अच्छे से पहुंच पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई किसानों को जानकारी दे रहे हैं, तो अच्छी अगर जानकारी हमारे पास है और हम चाहते हैं कि किसान इस जानकारी को पाएं, तभी हमारे किसानों की आमदनी क्या होगी? 2 गुनी होगी। तो क्या होगा, जब हम किसानों के बीच उस योजना को पहुंचाएंगे तो किसान हमारे साथ क्या करेगा? भागीदारी करेगा और हमारी जो योजनाएं होंगी उनको प्रसारित करने का आगे का काम करेगा। उसके बाद जब सारे प्रिंसिपल हम अपना लेते हैं तो लास्ट में एक और बचता है मूल्यांकन का सिद्धांत, कि जो हम कार्य कर रहे थे उसका इवेल्युएशन जब हम करेंगे तो क्या हम सक्सेस हुए या अभी फेल हुए, अगर फेल हुए तो कितना फेल हुए, हमें कितना आगे सुधार करने की जरूरत है, ये सब हमें कहां से पता चलेगा? मूल्यांकन के सिद्धांत से। तो ऐसे करके 10 प्रकार के प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन को समझने के लिए। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत में हमने देखा पहला अभिरुचि एवं आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा हमने देखा सांस्कृतिक विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा अनुकूलता का सिद्धांत, चौथा नेतृत्व का सिद्धांत, पांचवा सहयोग का सिद्धांत, छठा संतुष्टि का सिद्धांत। तो ये 6 प्रकार के हम लोगों ने सिद्धांत देखे, समझा दिए हैं हम आपको कि कैसे क्या है। ठीक है, बाकी आपको याद ही करना है इनको और इनमें कुछ भी देखना नहीं है आपको। उसके बाद संपूर्ण परिवार का सिद्धांत, संगठन का सिद्धांत, जमीनी स्तर, भागीदारी का सिद्धांत और मूल्यांकन का सिद्धांत। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल्यांकन, जो भी स्कीम हम चला रहे हैं सफल है या अभी सफल नहीं है, तो उसका मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। तो ये जो था प्रिंसिपल्स था, सिद्धांत था, हमने 10 प्रकार के सिद्धांत पढ़ लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी हम साथ में पढ़ लेते हैं। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे ताकि हर वो कृषि का बच्चा उस तक क्लास पहुंच सके और वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। क्योंकि इस भरी बेरोजगारी में आप अगर नौकरी पाकर अपने परिवार का अपना भरण पोषण अच्छे से करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये मान के चलो कि आप आज के समय में जो टीचिंग का मेथड है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो यहाँ पर आप लोग बचिएगा, थोड़ा जांच परख कर आप अपने भविष्य का हाथ किसी के हाथ में दीजिएगा। यहाँ पर हाथ किसी के हाथ में देने का मतलब हाथ पीले करने का मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब आप अगर कोर्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान दो कि टॉपिक वाइज कोर्स है कि नहीं है, क्या AGTA का जो लेबल है वो लेबल है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कितना अच्छा समझ में आता है ये मैटर नहीं करता है, कितना ज़्यादा हम पेपर में कर ले जा रहे हैं ये मैटर करता है। तो किसी के जो बॉडी लैंग्वेज है या समझाने के तरीके से इन्फ्लुएंस ना होकर के कंटेंट पर भरोसा करिएगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है तभी आप अपना समय खराब करिएगा, क्योंकि समय अनुकूल है। मैं यही नहीं कहता हूं कि हमारी आप क्लास देखिए, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तभी आप यहाँ पर समय गंवाइएगा, अदरवाइज आपके पास समय बहुत कम है। आप अच्छे से अपनी मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, यहां से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा। प्रसार शिक्षण प्रक्रिया, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, अब ये प्रसार शिक्षण प्रक्रिया से कैसा प्रश्न बनता है ये अपने को थोड़ा ध्यान देना है और अच्छे से इसको कवर करना है इस टॉपिक को, तभी जाके हम लोग पेपर में क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है,
अब ये प्रसार शिक्षण प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो ये जो प्रसार शिक्षण प्रक्रिया है, सीधा तो क्वेश्चन यही आता है कि ये कैसी प्रक्रिया है, कब ये प्रक्रिया दी गई और किसके द्वारा ये प्रक्रिया दी गई। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इसका निर्माता या खोजकर्ता, तो ये प्रक्रिया एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस किसने दिया, तो पहला पॉइंट यही आता है, किसने दिया। तो किसने दिया, तो जेपी लीगन्स। तो जेपी लीगन्स को हम लोग की प्रसार शिक्षा का, भारतीय प्रसार शिक्षा का जनक मानते हैं। किसको, जेपी लीगन्स साहब को। तो ये जो प्रोसेस है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, ये किसने दिया, तो जेपी लीगन्स ने दिया। किसने दिया, जेपी लीगन्स ने। ठीक है, किसने दिया, जेपी लीगन्स ने ये प्रोसेस के बारे में बताया। तो ये ध्यान रखना, किसने बताया, जेपी लीगन्स ने। कब बताया, तो कब की अगर हम बात करते हैं, तो कब की अगर बात करें तो 1962। कब, 1962 में इस प्रक्रिया का सबसे पहली बार प्रयोग किया किसने, जेपी लीगन्स ने। और ये कैसी प्रक्रिया है, सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि ये कैसी प्रक्रिया है, तो चक्रीय प्रक्रिया है। कैसी है, चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रोसेस है। ये थोड़ा ध्यान देना, ये कैसी प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रक्रिया है। थोड़ा ध्यान देना इसको, क्योंकि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा, तो इसको मिस करके नहीं जाना है अपने को। तो ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया है, ये 1962 में जेपी लीगन्स के द्वारा दी गई। और जेपी लीगन्स ने बताया कि ये जो प्रक्रिया है वो कैसी है, चक्रीय प्रक्रिया है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये चक्रीय प्रक्रिया है क्या वास्तविक में। तो जरा देखते हैं हम लोग। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग एक सिंबल टाइप का ये बना लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या वास्तविक चक्रीय प्रक्रिया है। ठीक है, ये हम लोग इसको पहला नंबर दे देते हैं, इसको दूसरा नंबर दे देते हैं, इसको तीसरा नंबर दे देते हैं, इसको चौथा नंबर देते हैं और इसको पांचवा नंबर देते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे सिचुएशन। क्या बोलते हैं, सिचुएशन, मतलब स्थिति कैसी है वहां की या परिस्थिति कैसी है। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। अभी हम सब समझाएंगे, परेशान मत हो, पहले लिखो इसको, और इतने अच्छे से हम आपको समझा देंगे कि आपको दोबारा ये रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। तीसरा होता है टीचिंग। क्या होता है, टीचिंग मतलब शिक्षण। और चौथा होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इसका मतलब होता है मूल्यांकन। क्या मतलब होता है, मूल्यांकन। और एक होता है रिकॉन्सिडरेशन। रिकॉन्सिडरेशन जिसका मतलब होता है पुनर्विचार करना। क्या करना, पुनर्विचार करना। रिकंसिडरेशन का मतलब होता है पुनर्विचार। अब हमने ये 5 प्रकार के स्टेप्स पढ़ लिया और ये चक्रीय प्रोसेस पढ़ लिया, और इसकी ट्रिक भी हम जान लेते हैं कि इसकी याद करने की ट्रिक क्या होती है। तो याद करने की ट्रिक पे जब हम बात करेंगे तो इसकी ट्रिक हम लोग देखेंगे। क्या ट्रिक होती है, शूटर। क्या ट्रिक होती है, शूटर। हालांकि वो शूटर की स्पेलिंग दूसरी होती है जो शूट करने वाला होता है, परंतु याद करने की ट्रिक हमने बता दिया कि शूटर होता है। से का मतलब होता है सिचुएशन। क्या होता है, सिचुएशन होता है। ठीक है, से का मतलब क्या होता है, सिचुएशन होता है। थोड़ा इधर हट के लिख दें, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। सिचुएशन। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। टी का मतलब होता है टीचिंग। और ई का मतलब होता है इवेल्युएशन। आर का मतलब होता है रिकॉन्सिडरेशन। रिकॉन्सिडरेशन। तो हमने जो ट्रिक बताई आपको
कि एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, शूटर के द्वारा तैयार कर सकते हैं कि पहला स्टेप सिचुएशन, दूसरा स्टेप ऑब्जेक्टिव, तीसरा टीचिंग, चौथा इवेल्युएशन, पांचवा रिकॉन्सिडरेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कितने स्टेप होते हैं, तो 5 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन, रिकॉन्सिडरेशन। हिंदी की बात करेंगे स्थिति, उद्देश्य और शिक्षण, मूल्यांकन और पुनर्विचार। इसको याद कौन सी ट्रिक से हम कर सकते हैं? शूटर की ट्रिक से याद कर सकते हैं। सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेल्युएशन और रिकॉन्सिडरेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ये पूरा प्रोसेस समझाता हूं कि कैसे एक्सटेंशन का, एजुकेशन का ये चक्रीय प्रोसेस कैसे हुआ। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस कैसे हुआ, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एग्जाम्पल है, मान लो कोई एक क्षेत्र ले लेते हैं, उस क्षेत्र पर हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि उस क्षेत्र का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, जैसे आपका एक कानपुर हम उदाहरण लेते हैं। कानपुर, ये लिख लो पहले, फिर एक बोर्ड पे हम आपको एक पूरा एक प्रोसेस समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा फटाफट, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देके इसको पूरे प्रोसेस को समझाता हूं कि कैसे ये साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक किसी डिस्ट्रिक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे कानपुर। ठीक है, कानपुर ऐसा शहर है जिस पर आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, आज तक किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कानपुर में, तो कानपुर में अगर किसी किसान को क्या करना है, किसी किसान को या किसी भी कानपुर के किसी एक्सटेंशन ऑफिसर को, किसान को बोल दिया, किसी एक्सटेंशन ऑफिसर को कानपुर में क्या करना है? अच्छी क्वालिटी का धान पैदा करना। क्या पैदा करना है? धान पैदा करने का लक्ष्य। ठीक है, धान पैदा करने का लक्ष्य कानपुर जिले के लिए बनाया गया। तो सबसे पहला जो काम होगा एक्सटेंशन वर्कर का, कि देखा जाएगा कि कानपुर में सिचुएशन कैसी है, वहां धान उत्पादन करने की परिस्थिति है कि नहीं है, धान उत्पादन करने की परिस्थिति है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये तो रख दिया धान पैदा करने का लक्ष्य। अब हमको ये भी ध्यान देना है कि कानपुर में क्या पानी की उपलब्धता है कि नहीं है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य बनेगा कि हम कानपुर की जाके जमीनों में वहां की सिचुएशन को देखेंगे, परिस्थिति को देखेंगे, और जब हम परिस्थिति को देख लेंगे तो यहां पर परिस्थिति को देखेंगे तो क्या अंतर आएगा? पानी की कमी, पानी की कमी यहां पर क्या आई? ये समस्या आई। यहां की समस्या क्या है? पानी की कमी। और मुख्य समस्या यही है क्योंकि भैया बिना पानी के धान होना पॉसिबल ही नहीं है। तो पानी की समस्या जब आपको यहां पर आ गई तो इस समस्या को दूर करना, इस समस्या को दूर करना। अब इस समस्या को दूर कैसे करेंगे? तो इस समस्या को दूर करने का हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे। इस समस्या को दूर करने का उद्देश्य तैयार करेंगे कि कैसे इस समस्या का हम निराकरण कर सकेंगे। पानी की समस्या थी, हमको पता चल गया। अब हम इस पानी की समस्या को दूर करेंगे तो उद्देश्य बनाएंगे। क्या बनाएंगे? उद्देश्य बनाएंगे। जब हम उद्देश्य बना लिए, फिर अब यहां पर हम पानी की समस्या को दूर कर लिए। अब हम क्या करेंगे? यहां पर शिक्षण प्रक्रिया अपनाएंगे। शिक्षण प्रक्रिया क्यों अपनाएंगे? हम किसानों को बताएंगे कि भैया जो तुम्हारे यहाँ की समस्या थी, हमने यहाँ पर क्या कर दिया? उसको सोल्व कर दिया है। अब धान की खेती आप कैसे करोगे? पहले धान के बीज लाओगे, उनको भिगोगे पानी में, फिर थोड़ी दिन भीगने के बाद उनको उसकी नर्सरी बनाओगे। नर्सरी बनाने के 21 से 25 दिन बाद आप क्या करोगे? रोपाई कर दोगे। हाँ, अगर आप नॉर्मल भूमि में रोपाई करते हो तो। अगर आप लेट करोगे, देर से करोगे, तो आपको थोड़ा 5 दिन का अंतर और बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ऊसर भूमि में करोगे तो और 5 दिन बढ़ाना पड़ेगा। तो सामान्य स्थिति में आपको 20 से 25 दिन बाद नर्सरी की रोपाई करनी है। और नर्सरी कैसे डालोगे, ये सब आपको शिक्षण विधि में बताया जाएगा। मान लो शिक्षण विधि में किसानों को बता दिया गया। अब किसान ने क्या किया? धान की फसल लगा ली। क्या किया?
धान की फसल लगा ली। अब जब धान की फसल लगा ली तो लक्ष्य जो दिया गया था, धान पैदा करने का लक्ष्य जो दिया गया था, ये भारत सरकार का था या यूनिवर्सिटी का था? ये आईसीआर या सरकार के द्वारा लक्ष्य दिया गया था। किसके द्वारा? ये मान लो सरकार द्वारा ये लक्ष्य दिया गया था। किसके द्वारा? सरकार द्वारा जो लक्ष्य दिया गया था कि धान पैदा करना है। किसको लक्ष्य दिया गया था? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या एक्सटेंशन ऑफिस को। तो जब सरकार ने लक्ष्य दे दिया, एक्सटेंशन ऑफिसर ने क्या किया? सबसे पहले वहां जाकर देखा कि धान उग सकते हैं कि नहीं उग सकते। तो वहां जाकर जब उसका अवलोकन किया तो वहां पता चला कि पानी की समस्या है, तो बड़ी समस्या। अब इस समस्या को दूर कैसे करेंगे? तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाकर इस समस्या को हम क्या करें? दूर करेंगे। तो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, ऑब्जेक्टिव बना के समस्या दूर कर दी। तो हमने धान उगाने का प्रशिक्षण दिया किसानों को। अब धान उगा लिया किसानों ने। अब जब धान उगा लिया तो अब सरकार आएगी यहाँ पर क्या करने? मूल्यांकन की। भाई तुम लोगों ने किया क्या? हमने तुमको जो टारगेट दिया था क्या वो पूरा हुआ? अब आएगी सरकार इसका मूल्यांकन करने, इवेल्युएशन करने। तो अब सरकार देखेगी आपने यहां से काम शुरू किया, सिचुएशन से शुरू किया, आपने ऑब्जेक्टिव बनाए, आपने सेक्शन देखा, फिर सरकार ने इवेल्युएशन किया कि क्या जो टारगेट हम आपको दिए थे वो आपने पूरा किया। मान लो कि सरकार ने ये टारगेट कब दिया? 2024 के लिए दिया। 2025 के लिए टारगेट दिया था कितना? 75% उत्पादन होना। कितना? 75% उत्पादन ज्यादा होने का मान लो टारगेट दे दिया सरकार ने कि इतना % उत्पादन ज्यादा हो। ठीक है, तो अब 2025 का टारगेट था सरकार का। ये सारे प्रोसेस आपने अपना लिया। अब सरकार जब यहाँ मूल्यांकन करेगी, अब वहां पर आपको मान लो 100% का टारगेट दे दिया था सरकार ने। ठीक है, मान लो 75% का टारगेट दे दिया था। तो अब देखेगा यहाँ पर क्या आपने जो 75% उत्पादन का टारगेट था इसको पूरा किया या नहीं। अगर ये पूरा हो गया तब तो ठीक, अगर नहीं पूरा हुआ, ये टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो फिर से ये प्रोसेस पूरा करो। लास्ट की जो प्रोसेस आती है वो होती है पुनर्विचार। पुनर्विचार। अगर मूल्यांकन करोगे और मूल्यांकन में 100% आपने सेटिस्फेक्शन नहीं पाया तो फिर से सिचुएशन देखोगे, फिर से ऑब्जेक्टिव बनाओगे, फिर से शिक्षण दोगे, फिर से मूल्यांकन करोगे। जब तक ये 100% नहीं आ जाएगा टारगेट, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसी को बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। एक बार मैं समझाने का यहाँ प्रयास करूंगा। जैसे सिचुएशन की बात करते हैं, मान लो कहीं अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सिचुएशन की, तो जब सिचुएशन की जब हम बात करते हैं तो कहीं भी मान लो कहीं पानी की समस्या है, बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, तो हमने वहां की सिचुएशन देखी, हमको लगा कि यहाँ पानी की समस्या है। तो अब हम समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय सोच सकते हैं कि यमुना से सहायक नदियां निकाल दें, यमुना नदी से सहायक नहरें निकालें या ट्यूबवेल निकालें, या हम वहां पर समरसेबल का कनेक्शन दे दें किसानों को। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव बनाएंगे छोटे छोटे कि हमने सिचुएशन में जो समस्या देखी उस समस्या को दूर करने के लिए वहां हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हम वहां के लोगों को प्रशिक्षित करेंगे कि कैसे हम इन समस्याओं से दूर हो सकते हैं। जब हम प्रशिक्षित कर लेंगे तो हम इवेल्युएशन करेंगे कि हमने जो प्रोसेस अपनाया क्या हम सफल हुए कि नहीं हुए। अगर इवेल्युएशन में हम सफल हुए तब तो ठीक, नहीं तो हम रिकॉन्सिडरेशन जब पुनर्विचार करेंगे इसका तो हम पुनः फिर से पूरी प्रोसेस को अपनाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इसलिए इसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लो फटाफट से, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फटाफट से इसको नोट करिएगा। और ये वाला जो एग्जाम्पल था इसको आपको नोट नहीं करना है, बस ऐसे ही देख लेना है, क्योंकि इसमें तो हमने आपको बस एग्जाम्पल देके बताया था कि अगर कहीं किसी परिस्थिति है हमने उसको देखा,
फिर वहाँ की परिस्थिति को संभालने का विचार बनाया, लोगों को प्रशिक्षित किया, मूल्यांकन किया, फिर देखा क्या हमने जो प्रोसेस किया है क्या 100% हम सफल हुए कि नहीं हुए। उसके बाद हम रिकॉन्सिडरेशन में पुनः हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हों तो आप एक बार जरूर बताइएगा, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया हो तो। और ये ध्यान रखना कि ये जो बैच है आपका ये 49 रुपए का है मात्र। इसको आप कैसे परचेज करेंगे, तो हमारे YouTube पे आपको क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, इन क्लासेस को देखकर आपको वहाँ पर सारी जानकारी दी गई है, नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है। आप कहीं भी कमेंट चैट के माध्यम से बैच को कैसे परचेज करें ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, विशेष जानकारी 30 सितंबर तक आप अगर बैच परचेज करते हैं तभी ये आपको 49 में मिलेगा। 30 सितंबर के बाद जैसे ही आप 1 अक्टूबर को अगर ये बैच परचेज करना चाहेंगे तो आपको ये बैच 499 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑफर आपके लिए समय सीमा निर्धारित है 30 सितंबर। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एक बार अगर उनको कंटेंट अच्छा लगे तो एक बार भरोसा जताएंगे, अदरवाइज अगर आपको समझ में आए तभी। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के स्टेप्स क्या हैं। स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। और जो हमारा क्लास है आपको बिना पीपीटी का सारा सब्जेक्ट मिलेगा, किसी भी सब्जेक्ट में पीपीटी यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के चरण, प्रसार शिक्षा के चरण। तो स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो स्टेप्स ऑफ एजुकेशन में हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे कि कितने स्टेप हैं। ठीक है, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहली बात एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा के चरण। तो प्रसार शिक्षा के चरण की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक चीज हम देखते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया, तो विल्सन और गैलेप दो ऐसे वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा ये दिया गया। तो लिखेंगे विल्सन और गैलेप, विल्सन और गैलेप द्वारा चरण बताए गए। किसके द्वारा बताए गए, विल्सन और गैलेप के द्वारा प्रसार शिक्षा के चरण बताए गए। कितने चरण होते हैं इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। कितने चरण होते हैं, तो चरण होते हैं 6। कितने होते हैं, 6। क्या इसकी भी कोई ट्रिक है, बिल्कुल। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक याद करने का तरीका है ऐड कॉस। क्या है, ऐड कॉस। अब ये ऐड कॉस को हम कैसे याद कर पाएंगे, तो जरा देखते हैं थोड़ा ऐड कॉस को हम कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहला ए का मतलब हम लोग देखेंगे अटेंशन। क्या देखेंगे, अटेंशन। आई का मतलब हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट। हिंदी वाले बच्चे परेशान मत हो। डी का मतलब देखेंगे डिजायर। सी का मतलब देखेंगे कन्विक्शन। और ए का मतलब देखेंगे एक्शन। और एस का मतलब देखेंगे सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। अब ये 6 प्रकार हमने देख लिया, 6 चरण देख लिया एक्सटेंशन एजुकेशन के। अटेंशन का मतलब होता है रुचि या अभिरुचि। तो अटेंशन का मतलब होता है रुचि या ध्यान या अभिरुचि। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब होता है, सॉरी हमने यहां पर एक चीज ध्यान देना, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान और इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि और डिजायर का मतलब होता है इच्छा और कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा। क्या मतलब होता है, दृढ़ इच्छा मतलब इच्छा का बाप।
और एक्शन का मतलब होता है क्रिया, और सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है संतुष्टि। संतुष्टि। तो ये जो 6 स्टेप्स हमने बताए आपको, एक्सटेंशन एजुकेशन के जो चरण हैं कितने हैं, 6। याद करने की ट्रिक क्या है, एड कॉस। एड कॉस से हम लोग याद कर सकते हैं। पहला हमने देखा अटेंशन, दूसरा देखा इंटरेस्ट, तीसरा देखा डिजायर, चौथा देखा कन्विक्शन, पांचवा देखा एक्शन, छठा देखा सेटिस्फेक्शन। आप ये 6 प्रकार लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको इसको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे से। 6 प्रकार को अलग अलग तरीके से हम आपको समझाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा तब तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि 6 जो चरण हैं इनको कैसे हम लोग देख पाएंगे। ये कुछ इस प्रकार से हम लोग सीढ़ी तैयार कर लेते हैं। पहला नंबर यहां पर हम लोग देखते हैं अटेंशन। हिंदी हम लोग पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं डिजायर। चौथा नंबर हम लोग देखते हैं कन्विक्शन। और पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं एक्शन। और छठा नंबर हम लोग देखते हैं सेटिस्फैक्शन। क्या देखते हैं, सेटिस्फैक्शन। ये 6 प्रकार के कुछ प्रोसेस हैं, 6 स्टेप्स हैं, जिनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव था, तो मैं थोड़ा पहला एक एग्जाम्पल चुनाव का देता हूं, उसके बाद अपने एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल पर मैं आता हूं। तो सबसे पहले लोकसभा के चुनाव में मान लो माननीय प्रधानमंत्री जी, उस समय जब चुनाव हो रहा था तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री कह सकते हैं, तो मोदी जी मान लो किसी चुनावी रैली को संबोधन करने के लिए पहुंचने वाले हैं, और उनके पहुंचने से पहले वहां पर बहुत बड़ी सभा का आयोजन है। मान लो लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में मोदी जी आने वाले हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है। अब वहां बार बार अनाउंस हो रहा है कि अभी कुछ ही क्षणों में मोदी जी का यहाँ पर पदार्पण होने वाला है। तो जैसे ही मोदी जी का जो कार आएगा, जैसे एंट्री करेगा रमाबाई अंबेडकर पार्क में, एक बहुत बड़ी गूंज उठेगी कि मोदी जी आपके बीच में आ रहे हैं। कहने का मतलब जैसे ही वो न्यूज आएगी कि मोदी जी आपके बीच आ रहे हैं, आपका अटेंशन, आपका ध्यान होगा, कहाँ होगा, मोदी जी को देखने के लिए। तो मतलब जैसे ही आप वो न्यूज को सुनोगे, आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि मोदी जी को हम देखें। फिर आपके सामने समस्या आएगा कि इतनी भीड़ है, फिर कैसे देखें, मन नहीं मानेगा, फिर भी इच्छा करेगी आपकी कि हम आज देख के तो जाएंगे। आप थोड़ा बहुत एफर्ट करोगे, फिर आपको लगेगा कि हम देख लेंगे, तो आपके अंदर कन्विक्शन आ जाएगा कि दृढ़ इच्छा कि अब तो हम देख के ही जाएंगे। तो जैसे ही आपके अंदर कन्विक्शन आ गया, फिर आप उस भीड़ को चीरने का प्रयास करोगे, कहने का मतलब एक्शन करोगे, और जब मोदी जी को देख लोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लास्ट में क्या हो जाओगे, आप संतुष्ट हो जाओगे। तो ये तो था चुनावी। अब हम एग्रीकल्चर का आपको एग्जाम्पल देते हैं कि एग्रीकल्चर में ये कैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मान लो एग्रीकल्चर में कैसे फॉलो करते हैं। हम गांव के क्षेत्र में गए, हम एक्सटेंशन वर्कर हैं, हमारे साथ एग्रीकल्चर के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने स्ट्रॉबेरी में एक अलग सा प्रवर्धन करके एक बहुत ज़्यादा स्वीटेस्ट स्ट्रॉबेरी का निर्माण कर लिया है, वैरायटी है। अब उसको गांव के किसानों के बीच लेकर जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्ट्रॉबेरी के फल को साथ रखेंगे। उसके बाद हम कोई ना कोई लाउड स्पीकर का यूज करेंगे ताकि हम गांव की पब्लिक को एक साथ इकट्ठा कर सकें। तो जब हम कभी भी अनाउंस करेंगे उस वैरायटी को लेकर के कि प्रिय किसान भाइयों, आपका इस स्ट्रॉबेरी के प्रदर्शन में स्वागत है, इस वैरायटी को आप एक बार देखें कि ये कितनी स्वीटेस्ट है। अब किसानों के मन में गूंज उठेगा कि उनका अटेंशन कहाँ जाएगा, आपकी तरफ जाएगा कि आखिर सर क्या दिखाने वाले हैं। तो उसके मन में इंटरेस्ट होगा कि देखते हैं आखिर क्या दिखाने वाले हैं, इंटरेस्ट आएगा उसके मन में।
इंटरेस्ट आने के बाद फिर उसकी इच्छा होगी कि हम इस स्ट्रॉबेरी को खा के देखें, क्या हम उसको खा के देखें क्या वास्तव में मीठी है। वो खाने का जब इच्छा बनाएगा, फिर देखेगा कि लोग खा रहे हैं, जब वो लोगों को खाते हुए देखेगा तो उसके मन में और मजबूत दृढ़ इच्छा बनेगी कि हमारा पड़ोसी कलुआ ने खा लिया, अब हम क्यों पीछे रह रहे हैं, हम भी खाएंगे। तो उसके अंदर जब दृढ़ इच्छा बनी और वो उसको स्ट्रॉबेरी को खा लिया, अरे आनंद आ गया, अब उसका मन कर गया कि हम तो इसको उगाएंगे जरूर। अब वो एक्शन लाएगा। एक्शन का मतलब अपने अंदर उसको उगाने के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट डालेगा, उस पौधे को खरीदेगा, और जब पौधे को खरीद लेगा, घर लाएगा, उगाएगा, तब उसको क्या मिल जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। एक और उदाहरण हम देते हैं आपको। आपके सामने एजीटीए की नोटिफिकेशन आई, आपने नोटिफिकेशन को पढ़ के आपके अंदर अटेंशन आया, फिर आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ, क्यों ना हम इस एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। हमारे पास कम से कम 200 ऐसे बच्चों ने कांटेक्ट किया कि जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई तो किए थे, बाद में उनका नाता एग्रीकल्चर से छूट गया, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगे। और वो जब मेरा डेमो क्लास देखे तो बाद में मेरे से कांटेक्ट किए कि क्या सर हम कर सकते हैं। तो 2-3 बच्चों से मेरी मुलाकात भी हुई, बदायूं रेलवे स्टेशन पे, बरेली में, बिजनौर में, इंडिविजुअली बच्चों से मुलाकात हुई। तो जब हम वहाँ गए तो बच्चे देखे, मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ। जब मेरे से बात किए, वो नोटिफिकेशन आने के बाद जब बात किए तो उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हम भी कर सकते हैं। फिर देखा इधर उधर कि लोग कर रहे हैं हमारे सहयोगी, उनके अंदर डिजायर हुई कि हम बिल्कुल करेंगे। जब उन्होंने 2-3 क्लासें पढ़ ली तो अब उनके अंदर इच्छा हो गई कि हम बिल्कुल कर सकते हैं। जब इच्छा हो गई तो अब वो पढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आज उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि सर आपने बिल्कुल जो बताया था, हमें बिल्कुल याद हो रही हैं चीजें, मैं तो अपने आप को खो चुका था, परंतु आपने जब बताया तो हमने वो प्रयास किया। तो आज वो बच्चे सेटिस्फेक्शन के मोड में हैं। आप एग्जाम जब दे लोगे, अच्छे क्वेश्चन हल कर लोगे, तो आपके अंदर भी सेटिस्फेक्शन का मोड आ जाएगा। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल दिए आपको, एक स्ट्रॉबेरी की वैरायटी का, एक चुनाव का, एक अभी आपकी नोटिफिकेशन का। तीनों आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर आपको तीनों समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज की क्लास अपने यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम कल आपको इसके आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, एडॉप्टेशन, डिफ्यूजन वगैरह, फिर कम्युनिकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद प्रदेश और भारत के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं, और ये अंतिम अपना टॉपिक होगा। उसके बाद फिर हम लोग अन्य सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। 65 नंबर का जो टारगेट है उसको पूरा करना है, आपका सहयोग, संघर्ष हमारा। ठीक है, तभी ये सारी चीजें पूरी हो पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि। मिलेंगे कल फिर एक बार नए सिरे से।